नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 संदिग्धों को किया गया भर्ती, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बिरसा और लांजी में पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई। ऑनलाइन खरीदी का व्यापारियों ने जताया विरोध, संक्रमण फैलने की जताई संभावना। 20 अप्रैल से शुरू होंगे मनरेगा के काम, जॉब कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगा काम। बालाघाट और वारासिवनी में हुई चोरी का खुलासा, आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद। वारासिवनी में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन ने की सख्ती। और गेहूं खरीदी केंद्रों में किसानों का इंतजार, लालबर्रा और बालाघाट के केंद्र पर पसरा सन्नाटा। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए राज्य शासन के अधिकारियों कर्मचारियों के मार्च माह 1 दिन का वेतन कटवाया गया था। बावजूद इसके ऐसे हजारों कर्मचारी बच गए जिनके वेतन से 1 दिन का वेतन नहीं कटा है। मार्च माह की तर्ज पर अप्रैल माह में ऐसे बचे हुए कर्मचारियों के वेतन से 1 दिन का वेतन काटने की तैयारी प्रदेश शासन के द्वारा की जा रही है। वहीं ऐसे कर्मचारी जो 1 दिन का वेतन नहीं कटवाना चाहते हैं, उनसे भी उनकी जानकारी ली जा रही है, जिसके बाद उनका वेतन न काटा जाए। ऐसे कर्मचारियों को संबंधित आहरण तथा संवितरण अधिकारी को 20 अप्रैल तक लिखित में आवश्यक रूप से अवगत कराए। राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने गए जिले के आधा सैकड़ा से अधिक छात्रों के परिजन बीते 20 दिनों से कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को बालाघाट आने की अनुमति दी जाए। मामला दूसरे राज्य का होने की वजह से जिला प्रशासन अपनी मजबूरी बता रहा है, लेकिन राजस्थान के कोटा में फंसे हजारों छात्रों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा अपने प्रदेश वापस लाने के लिए भिजवाई गई सैकड़ों बसों के बाद जिले के छात्रों के परिजनों की उम्मीद अब मध्य प्रदेश शासन से बढ़ गई है। ऐसे ही परिजन शहर के निवासी कन्हैया शरणागत, धनीराम मेश्राम, लालबर्रा निवासी भाऊराव गाड़ेश्वर, शंकर मेश्राम ने हमें बताया कि कलेक्टर कार्यालय में अपने बच्चों को वापस लाने की वे गुहार लगा चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी तेजी से अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में वहां फंसे छात्रों के आगे बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। होटल में ऑनलाइन सर्विस सब कुछ बंद हो चुका है। छात्रों के सामने खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। लगातार संक्रमण की मार देखने के बाद छात्रों को बाहर से आने वाला खाना खाने में भी डर लगने लगा है। ऐसे में छात्रों के परिजन उम्मीद लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी एक कदम बढ़ाएगी और सभी छात्रों को वापस लाया जाएगा। ऐसे में छात्रों के परिजन उम्मीद लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी एक कदम बढ़ाए और सभी छात्रों को वापस लेकर आए। कोरोना संक्रमण से दूर रहने के लिए गांव-गांव और घर-घर तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंच रहा है। संक्रमण से बचने के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को जानकारी दे रहे हैं, तो वहीं महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ता बाहर से आने वालों की जानकारी एकत्रित कर रही है। यही नहीं, किससे बुखार है, सर्दी खांसी तो नहीं, बाहर से आने वालों से दूरी बनाए, कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी रखे, क्या क्या सुरक्षा अपनाएं, हर विषय में बड़ी बारीकी से लोगों को जानकारियां दी जा रही है। ग्रामीण जनों को सब्सिडी दी जा रही है आयुष विभाग के द्वारा, जो कि कहते हैं एडवाइजरी जारी हुई है। उसके अकॉर्डिंग हम घर घर जाके कहते हैं कोरोना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिकटु चूर्ण कहते हैं काढ़ा बनाकर कहते हैं बंटवा रहे हैं घर पे, और उनको समझाइश दे रहे हैं कि उसको किस तरीके से लेना है। और उनको बताया जा रहा है कि कहते हैं मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बना के रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें कहते हैं, जिससे कहते हैं लोग कहते हैं ये फैले ना, कोरोना ना फैले। और इसके लिए सभी पंचायतों में जा के हम लोग कहते हैं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब तक कितनी पंचायत है? अभी तक हमने 3 पंचायत हो गई है। पिपरिया पंचायत हो गई, भांडी पंचायत, रेंगा टोला, और अभी कहते हैं जागपुर पंचायत में हम अभी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर कुछ दवाएं भी दे रखी हो? जी हाँ, वहाँ सभी जगह पे कहते हैं हमने त्रिकटु चूर्ण और सनसनी वटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है।
सभी ग्रामीण जनों को कहते हैं घर घर जाके पिक किया हुआ है। शायद अब तक जिले के भीतर कोरोना वायरस के मरीज न मिलने के पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों के द्वारा बहुत अधिक जागरूकता का परिचय दिया जा रहा है। नगरपालिका का सबसे महत्वपूर्ण राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अब तक नगरपालिका की ओर से वेतन प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आपको बताएं कि राजस्व विभाग के तमाम कर्मचारियों के द्वारा जिले में लॉकडाउन के हालात में भी अपनी जान जोखिम में डालकर ईमानदारी से सेवाएं प्रदान की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस विषम परिस्थिति में नगरपालिका इनकी सेवाओं को तवज्जो न देते हुए उन्हें वेतन प्रदान करने में लापरवाही बरत रहा है। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन किया जा चुका है और शीघ्र ही राजस्व विभाग का भी वेतन दिया जाएगा। नहीं, देखो हमने वेतन तो स्वास्थ्य विभाग का पूरा कर दिया था और ये राजस्व विभाग का आज हो जाएगा वेतन। 45 गांव के किसानों के लिए बनाए गए खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है और 4 दिन में महज 6 किसान अपनी उपज बेचने के लिए यहां आए हैं। यह सब कुछ कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन का असर ही बताया जा रहा है। अभी तो 4 दिन में महज 25 क्विंटल गेहूं की खरीदी ही हो पाई है। खरीदी प्रभारी स्वयं इस विषय पर पूरी जानकारी कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं। गेहूँ खरीदी में SMS के माध्यम से किसान को सूचित किया जाता है और यहाँ से मोबाइल के द्वारा सूचना दी जाती है कि आप अपनी उपज खरीदी केंद्र पर बिक्री हेतु लाएं। कितने दिनों से किसान आ रहे हैं? किसान सर 15 तारीख से खरीदी चालू कर दिए थे, 16 तारीख से आना प्रारंभ है। अभी तक के 6 किसान के द्वारा लगभग 25 कुंटल खरीदी हो चुकी है। अच्छा, बात यहाँ पे करें इस केंद्र की, तो कितने गाँव का केंद्र मिलकर बनाया गया है? सर ये लगभग कम से कम 45 गांव इसके अंतर्गत आते हैं। गर्मी शुरू हो गई, घरों में कूलर चलना शुरू हो गए, लेकिन हर वर्ष की तरह शहर के चौक चौराहों पर दुकान लगाकर खस बेचने वाले का काम अभी भी बेपटरी पर दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह लॉकडाउन है। लोग घरों के भीतर है और बाहर आकर कोई भी खस की खरीदी में रुचि नहीं दिखा रहा। नतीजा, बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष खस के दाम भी कम है, लेकिन इसके खरीदार भी नहीं मिल पा रहे। यही वाली रखते, पहले जड़ी वाली आती थी मोटी वाली, तो वो बंद हो गई है। उसकी सिर्फ चटाई आती है उसी। अच्छा, क्या रेट में बिक्री है अभी? बहुत 60-70 ऐसा बिक रहा है किलो। क्योंकि अच्छा, काम नहीं है इन लोगों के पास, तो लेने को भी नहीं देते। अब मजबूरी करके देना पड़ता है उनको। अच्छा, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वक्त कैसा धंधा? इस वक्त ज़्यादा धंधा नहीं चल रहा हमारा, बहुत कम चल रहा है। साहब 150 रुपये आ जाते खर्चा पानी के लिए, सब्जी भाजी का। अच्छा, रेट की अगर हम बात करें तो अभी कौन कौन सी खस है आपके पास और क्या क्या रेट है? बस ये जड़ी वाली है और ये खस वाली उर्दुल वाली, ये बेच रहे हैं 200-250 रुपये में। अच्छा, की नूडल वाली या जड़ी वाली? जड़ी वाली 250 रुपये की, वो 200 रुपये की। तो अभी ग्राहक आ रहे हैं नहीं आ रहे? वही है, भगवान के भरोसे बैठे हैं, आ जाए तो ठीक, नहीं तो। अच्छा, कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान डाक विभाग के द्वारा भी प्रशासन को पूर्ण रूप से सहयोग किया जा रहा है। अब डाक विभाग के द्वारा प्रधान डाकघर की मदद से विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज वाउचर का भी विक्रय किया जाएगा। इस संदर्भ में डाकघर अधीक्षक AK आरख ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि लॉकडाउन की वजह से उपभोक्ताओं को मोबाइल रिचार्ज करने में दिक्कतें आ रही, जिसको देखते हुए आज से प्रधान डाकघर में रिचार्ज वाउचर का विक्रय काउंटर के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को इस दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सुनने में आया कि BSNL रिचार्ज की भी व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, वो भी कल हमारे पास वाउचर आ गए हैं, वो काउंटर में आज सेलिंग चालू हो जाएगी। वो अच्छा, किस प्रकार के वाउचर है सर? वाउचर जैसे पहले मिलते थे ना, वाउचर छोटे से, उसको स्केच करके उसको याद डालना है। तो एक काउंटर बनाया है, कितना क्या है? अभी तो उतना पब्लिक आ भी नहीं रही है ना, अंत उसको एक्सटेंड करेंगे।
शिक्षा विभाग के द्वारा यू डाइस प्रक्रिया को 100% पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक करीब 1 सैकड़ा स्कूलों ने डाइस प्रपत्र जमा नहीं किया है, जिनमें सरकारी स्कूल सहित बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल भी शामिल है। शिक्षा विभाग के द्वारा इन सभी स्कूलों को तत्काल डाइस प्रपत्र जमा किए जाने के निर्देश दिए गए। बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्कूलों के द्वारा यू डाइस प्रपत्र जमा नहीं किया गया, जिसको लेकर इन सभी स्कूलों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी गई और यह स्कूल पुराने डीईओ कार्यालय पहुंचकर यू डाइस प्रपत्र जमा कर सकते हैं, जहां 2 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके द्वारा इस प्रपत्र जमा करवाए जा रहे हैं। 18 अप्रैल की देर शाम को जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर एकोड़ी पंचायत में एक वैन में सवार होकर कुछ लोग आए और गांव की किराना दुकान में सस्ते में सामान देकर चले गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो लॉकडाउन के दौरान अचानक कुछ लोग गाड़ी से आते हैं और गांव की दुकान में सस्ता सामान देकर चले जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद लोगों ने साहू किराना दुकान में सामान कम दामों पर दिया जाने का विरोध ग्रामीणों द्वारा किया गया कि यह कौन है और कैसे यहां लाकर दिया, जब तक वैन गांव से जा चुकी थी। इसके बाद गांव के प्रधान और सचिव के द्वारा एक बैठक बुलाकर उस दुकान के सामान को सैनिटाइज किया गया। लोगों द्वारा हम तक की शिकायत आई कि ऐसी बात है सर, हमको कोई शक हो रहा है। तो मेरे से पहले सरपंच पुत्र है जो हमने शरणागत, वो आए पहले, उन्हें दुकान बंद करवा दिए और इनको बोले कि यहाँ से कोई दुकान से सामान नहीं लेगा। फिर मैं आया तो उनको फिर पूछा तो वो जिनसे ने सामान लिया उनका मोबाइल नंबर लिया हूँ और उसके आसपास के उसके पता पूछा हूँ और उस आदमी के बारे में पता करवाना चाह रहा हूँ कि कहीं वो संदिग्ध तो नहीं है। अगर संदिग्ध है तो फिर इस दुकान को खोलने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे, खोलने भी नहीं देंगे और उस पूरे परिवार को फिर एहतियातन तौर पे क्वारंटाइन करेंगे और वो संदिग्ध नहीं है तो फिर समस्या ही खत्म हो जाती है। जी मैं बैठा हुआ था मंच पे, चाचा लोग बोले कि ये आए हैं तो इनकी वीडियो वगैरह बनाओ कहीं के, लेकिन क्या है मैं मोबाइल ध्यान नहीं दिया, उनको मोबाइल नहीं चल रहा था। उसमें आती आवश्यक सामग्री वगैरह लिखी हुई थी, उन्हें सामान वगैरह दिए, कुरकुरा के पैकेट वगैरह दिए, टूस के पैकेट वगैरह दिखा रहे थे, उन्हें लिए हैं और फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद में चला गया। हाँ, उसमें वो कुरकुरे के पैकेट थे और टोस्ट वगैरह था। तो वो मारुति वैन वर्षा गाड़ी थी, उससे आए और ये साहू की दुकान में कुछ सामान देखे गए। मैंने बोला भी, मतलब कहाँ रहते तो बालाहाट रहते। वो सामान कुछ सस्ते में दे रहा था, तो संदेह तो हो रहा था कि भाई अभी तक कोई गाड़ी वाला आके मतलब सामान दे के नहीं जा रहा है और ये दे के जा रहा है, तो संदेह तो हुआ। तो अभी लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न महानगरों में पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने गए जिले के सैकड़ों छात्र इन दिनों परेशानी में हैं। ऐसे छात्र अपने वीडियो संदेश पद्मेश न्यूज के मोबाइल नंबर 9425822888 पर भेज सकते हैं। हम आपकी परेशानी प्रशासन तक पहुंचाने का एक माध्यम बन सकते हैं। बता दें कि ऐसे ही कुछ छात्रों ने हमें फोन के माध्यम से संदेश भेजा है कि वे राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने गए थे और किस तरह इस लॉकडाउन की वजह से वे वहां परेशान हो रहे हैं। 20 अप्रैल से शासन के द्वारा ग्रीन जोन वाले जिले, मतलब जहां पर कोरोना वायरस मरीज नहीं है, उन स्थानों पर कुछ रियायत देने की घोषणा की गई है। इसी कड़ी में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मंगवाने के लिए 20 अप्रैल से शायद छूट दी जा सकती है। इसी मांग को लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी 18 अप्रैल को प्रशासन से अपनी परेशानी और बाहर से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवाने पर संक्रमण होने की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। देखिए, समस्या सिर्फ इतनी है कि सरकार ने अनाउंस किया है कि 20 अप्रैल से ऑनलाइन ई कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी सप्लाई कर देगा। अगर सोचा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक गुड अगर बाहर से आता है तो उसमें वायरस के आने के चांसेस और ज़्यादा हैं। और आज बालाघाट की इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं पूरा मटेरियल लोगों तक पहुँचाने के लिए, ई कॉमर्स से जल्दी भी और उनसे ज़्यादा सेफ तरीके से भी। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि अगर उनको अलाउ करें तो हम लोग को कम से कम 2 से 3 घंटे की ओपन करने की कंडीशन रख दी जाए, ताकि हम मटेरियल लोगों के घर तक पहुंचा दें। क्योंकि गर्मी जिस टाइप की चल रही है, लोगों के लिए रहना घर में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वाराणसी में बीते दिनों हुई 7 चोरियों का पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरी का एक आरोपी फरार है। वाराणसी पुलिस के अनुसार
आरोपी अमन चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 4 वारासिवनी, मोहम्मद कलीम उर्फ सोन उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 10 रजानगर बालाघाट, विशाल उर्फ हांडी गजबीए निवासी वारासिवनी से चोरी किए गए सामान बरामद किया गया। यहाँ पे 2 चोरियाँ हुई थी। शुभम मोहल्ले में नकबजनी हुई थी, जिसमें सोने के जेवरात अन्य सामान घर से काला पत्थर चुराया गया था। दूसरी वारदात जो है इसी क्रम में नेबर गाँव में हुई थी और दोनों की मोडस ऑपरेंडी समान थी। तो हमें समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई गैंग है, गिरोह है जो सतत रूप से ऐसा कार्य वारासिवनी में कर रहा है। इसके पूर्व भी कुछ स्थानों में चोरियाँ हुई थी और जो मकान शून्य थे। इसी मोडस ऑपरेंडी के ऊपर हमारे द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई। आईजी सर, डीआईजी सर, एसपी सर, एडिशनल एसपी सर, सतत रूप से इनके द्वारा इसमें मार्गदर्शन किया गया, बताया गया, जिस पर जो है हमने एक टीम गठित करके मुखबिर सूचना और मुखबिरों को मामूल किया था, जिसमें हमें सफलता प्राप्त हुई है। और 7 चोरियाँ हमारी इसमें ट्रेस हुई हैं, जिसमें से 3 मोटरसाइकिल चोरियाँ हैं, 2 नकबजनी हैं, इसमें सोने चांदी के जेवरात हैं, 2 अन्य चोरियाँ हैं, जिसमें एक कैमरा चोरी हुआ है एवं एक में एलईडी टीवी चोरी हुई है। ये सारी जो है चोरियाँ। केंद्र सरकार के द्वारा 20 अप्रैल से ग्रीन जोन वाले जिलों में रियायत देते हुए मनरेगा के कार्य शुरू किए जा रहे हैं। बालाघाट जिले में अब तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, जिसके बाद बालाघाट भी ग्रीन जोन वाले जिलों की सूची में शामिल हो गया है, जिसे देखते हुए 20 अप्रैल से जिले के भीतर मनरेगा का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस से संबंधित सभी सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखा जाएगा। जल संरक्षण सहित अन्य तरह के कार्य किए जाएंगे। जी, ऐसा निर्देश तो है कि 20 तारीख के बाद से कुछ मनरेगा के कार्य जो खुलने हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में लॉकडाउन है और मनरेगा के जो मजदूर है, जॉब कार्डधारी है, वो किसी भी स्थिति में काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से उन्हें जो रोज की मजदूरी प्राप्त होती है वो नहीं प्राप्त हो रही है। इस कारण से मनरेगा अंतर्गत कुछ कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जा रही है 20 तारीख से, जैसे कि वाटर ओरिएंटेड वर्क हो गया, सुदूर सड़क हो गया, मेड़बंधान या खेत तालाब हो गया। ऐसे कामों पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सैनिटाइज करने के बाद और मास्क मजदूरों को पहनाने के बाद काम प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए भी शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जैसे बहुत सारे मजदूर जो अन्य राज्यों में कार्यरत थे, अन्य जिलों में कार्यरत थे, वो वर्तमान में अपने अपने घर वापस लौट आए हैं। तो ऐसे मजदूर जिनके पास में वर्तमान में जॉब कार्ड पहले से ही है, उन लोगों को भी काम दिया जाना है, और ऐसे मजदूर जिनके पास में जॉब कार्ड नहीं है तो उनको भी वर्तमान में 16 तारीख से नवीन जॉब कार्ड बनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, ताकि उनको भी भविष्य में जब कार्य प्रारंभ हो और वर्तमान में जिन पंचायतों में है वहीं पे अगर काम की मांग कर सके तो उन लोगों को वहीं पे काम दिया जा सके। लॉकडाउन के दौरान शहर के भीतर लगभग 2 दर्जन से अधिक घरों के ताले टूटे, जिसमें अब चोरी के मामलों के खुलासे होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही 7-8 अप्रैल की दरमियानी रात को शहर के वार्ड नंबर 33 में मुन्ना गोस्वामी के घर चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी राहुल उर्फ राजेंद्र पालेवार निवासी वार्ड नंबर 3 गड्ढा मोहल्ला बैयर चौकी को पुलिस ने चांदी का सामान बेचते हुए गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस को बताया कि उसके द्वारा चांदी के जेवर और नकदी चोरी की गई थी, जिसमें उसने नकदी जुए में हार गया और चांदी के आभूषण बेचने निकला था। इस दौरान पुलिस ने उसे मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है, जिससे शहर की और भी चोरियों का खुलासा होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगी तालाबंदी में आम जनमानस को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसी मुहिम में गत 1 माह से प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। कवायद में कल नगर के विभिन्न वार्डों में संचालित सहकारी उचित मूल्य दुकानों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जहां मौजूदा खाद्यान्नों की स्थिति, वितरण व्यवस्था, गुणवत्ता और मात्रा पर विशेष निगरानी रखी। वहीं श्री बिसेन ने दुकान संचालक और हितग्राहियों से कोरोना के असर को देखते हुए सामुदायिक दूरियां, लागू पाबंदियों के दिशा निर्देश का पालन करने की अपील भी की। यहाँ पर जो अंत्योदय के कार्डधारी हैं और जो बीपीएल के हैं उनको तो राशन का वितरण हुआ है, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से पुनः राशन देने की व्यवस्था की, उसका मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। अंत्योदय को
कार्डधारी को 35 किलो राशन मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष राशन का आवंटन दिया है उसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति ही अंत्योदय वाले को अतिरिक्त राशन मिलेगा। इसलिए किसी तरह का कोई भ्रम न रहे। अंत्योदय को और गरीबी की रेखा के बीपीएल के कार्डधारियों को 5 किलो अतिरिक्त आवंटन मिलेगा। कहीं पर भी इसमें ऐसा भ्रम न हो कि उनको 35 किलो मिलता था। 35 किलो का आवंटन भी आने वाले समय में आपको मई का अतिरिक्त मिलेगा। इसी के साथ साथ जिनके एपीएल के कार्ड हैं उनके समग्र आईडी का मिलान करके, क्योंकि वो सूची अनुमोदन के लिए कलेक्टेड गई है, सीओ जनपद हमारे नगर पालिका परिषद के माध्यम से कलेक्शन करके लगभग। और अब पद्मेश न्यूज की तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल पद्मेश न्यूज बालाघाट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। संक्रमण काल के दौरान गरीबों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य सामने आए हैं। उनके द्वारा 1000 परिवारों को जरूरत की सामग्री का वितरण किए जाने की तैयारी की। इनका मुख्य उद्देश्य शासन के द्वारा जरूरतमंदों को अनाज का वितरण तो कर दिया गया है, लेकिन अन्य आवश्यक सामग्री उन्हें आवश्यकता है, इन सामग्री की पूर्ति के लिए लोग घरों पर ही रहे, बाहर ना आए, लॉकडाउन का पालन करें। इस उद्देश्य को लेकर उनके द्वारा ऐसे परिवारों तक यह सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप देख रहे हैं लॉकडाउन का दूसरा चरण जो प्रारंभ हुआ है, लोगों के घरों में जो संचित अनाज था, सब्जी थी, मसाले थे, अब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। और यदि हमारे दिमाग में ये था कि यदि अच्छे से कड़ाई से लॉकडाउन पालन कराना है तो जो ज़रूरतमंद है, यदि उसकी ज़रूरत का सामान उसके घर पहुंचता है तो अपने घर से नहीं निकलेगा और वही चीज़ से हम इस महामारी को रोक पाएंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के हमने आपस में जितने भी स्वयंसेवक हैं, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार सेवा न्यास की, इन्होंने आपस में कंट्रीब्यूशन किया। आम लोगों का भी भारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार न्यास के माध्यम से जो हमारे वंचित लोग हैं, जिन्हें आवश्यकता है, और जिस प्रकार से आज दिहाड़ी मजदूर और छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को आज लॉकडाउन की वजह से घर में बैठना पड़ रहा है, सबको जीवन यापन की एक बड़ी भारी समस्या हो गई है। पहला लॉकडाउन गया और फिर अब दूसरा लॉकडाउन 31 मई तक चलेगा और ये विभीषिका इतनी भयानक है, इतनी भयानक विभीषिका है, इस मर्ज की कोई अभी तक इलाज भी खोज नहीं पाए हैं। तो इस विभीषिका से मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट के बाद शायद ऑनलाइन खरीदी सामग्री में भी अब छूट मिल सकेगी। इसके लिए लोगों में अभी से तरह तरह के सवाल मन में उत्पन्न हो रहे हैं। व्यापारी वर्ग इस तरह की खरीदी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑनलाइन खरीदी ना करें, इससे स्थानीय स्तर के व्यापारियों को सहयोग नहीं मिल पाता है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी सामान ऑनलाइन के माध्यम से नहीं खरीदा है और मेरी यह बोलना चाहिए एक तरह से शपथ भी है कि भविष्य में भी जब तक मेरे दोस्त भाइयों की दुकान के माध्यम से यदि शहर में मेरे को माल उपलब्ध होता रहेगा, थोड़ा सा महंगा होगा, क्वालिटी 19-20 भी होगी, तब भी मैं ये चाहूँगा कि मैं ऑनलाइन कभी खरीदी ना करूँ और बल्कि बालाघाट वासियों से भी अपील करूँगा कि आज हमारा जो भाई ज़रूरत के समय हमारे साथ खड़ा होता है, सुख दुख में साथी बनता है, अंतिम समय में कंधा देने हमारे साथ आता है, तो ऐसे लोगों से दगा कैसे करें मैं भी एक व्यापारी हूँ, तो मुझे भी एहसास होता है कि ऑनलाइन एक कितनी बड़ी समस्या है। चूँकि बात रेट की आती है कि ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है या ऑनलाइन। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत राशन कार्ड धारक हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले में सतत कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में 18 अप्रैल को लांजी एसडीएम रविंद्र परमार के द्वारा अन्य अधिकारियों के साथ छापामार कार्रवाई कर 2 किराना दुकानों से शासकीय योजनाओं का 16 क्विंटल 12 किलो खाद्यान्न जब्त किया गया। छापामार कार्रवाई के दौरान ग्राम रिसेवाड़ा की सुमित अग्रवाल की किराना दुकान से 26 बोरियों में रखा शासकीय योजनाओं में प्रदाय किया जाने वाला 14 क्विंटल 53 किलोग्राम चावल जब्त किया गया है। इसी प्रकार ग्राम रिसेवाड़ा की ही सोनेवानी किराना दुकान की जांच के दौरान शासकीय योजना में दिए जाने वाला 1 क्विंटल 10 किलोग्राम गेहूं एवं 49 किलोग्राम चावल जब्त किया गया है। शासकीय योजनाओं का खाद्यान्न नियम विरुद्ध अपने किराना दुकान में रखने एवं विक्रय करने के मामले में दोनों किराना दुकानों के संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। वारासिवनी में 18 अप्रैल को नगर पालिका के द्वारा नगर में बनाई गई व्यवस्था का उल्लंघन करके सामानों का विक्रय करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर पालिका अमले ने बस स्टैंड में फल दुकान लगाकर फलों का विक्रय कर रही महिला की दुकान बंद करवाई और उसे समझाइश देकर घर भिजवाया गया। प्रशासन के द्वारा निर्धारित समय के बाद भी लोगों के द्वारा चौक चौराहों पर ठेला लगाकर सब्जियों फलों का व्यापार किया जा रहा है, जिस पर नगर पालिका प्रशासन गंभीरता दिखाते हुए नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर नगर का निरीक्षण किया गया। लॉकडाउन के चलते व्यापारियों को बार बार निर्देशित किया गया है कि समय सीमा पर दुकान लगाएं और उसके बाद में वो भी जल्दी से दुकान होना चाहिए। अभी देखा गया 2-3 दुकानदार जो है फल फ्रूट वाले अस्थायी दुकान लगा व्यापार कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। माननीय एसडीएम साहब का फ़ोन आया और उसमें मैंने तत्काल कार्रवाई की और सामान जब्ती की जाकर कार्रवाई भी अदंड किया जाएगा। उनको भी हिदायत दी जा रही है, अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जब्ती की। जिले के भीतर गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज का व्यापारियों द्वारा कैसे बंदरबाट की जाती है, इस मामले का खुलासा लगातार होते जा रहा है। बिरसा तहसीलदार और अन्य अधिकारियों द्वारा 2 दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई, जहां से लगभग 16 क्विंटल पीडीएस का चावल जब्त किया गया। इस छापामार कार्रवाई में जयसवाल ट्रेडर्स और चौकसे ट्रेडर्स, एक के पास 3 क्विंटल और एक के पास 13 क्विंटल, कुल 16 क्विंटल अनाज जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रवेश द्वार पर ही आगंतुकों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्क्रीनिंग में आगंतुकों में सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों की जांच की जाएगी। कोविड-19 के संक्रमण को अस्पतालों में फैलने से रोकने के लिए यह सावधानी बरती जा रही है। निर्देश में कहा गया है कि अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग, प्रारंभिक परीक्षण केंद्र को हर 8 घंटे में सैनिटाइज करने और रोगियों तथा परिजनों को मास्क लगाने या मुंह ढकने जैसी सावधानियों का पालन कराना आवश्यक होगा। वेयरहाउस में हमाली करने वाले मजदूरों ने अपने मजदूरी को लेकर अपनी मांग कॉन्ट्रैक्टर के सामने रखी, जिसमें उन्होंने नए वर्ष के हिसाब से हमाली बढ़ाने पर समझौता होने की बात कही। इस दौरान वेयरहाउस की कॉन्ट्रैक्टर आनंद कोचर ने बताया कि रेलवे ने भी अपने थोड़े नियम बदले हैं। इस हिसाब से मजदूरों को अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। वर्ष के हिसाब से उन्होंने अधिक में मेहनताने की मांग की है, जिस पर विचार किया जा रहा है। नहीं, स्ट्राइक नहीं करी है, वो हम लोगों की चर्चा चल रही थी, मीटिंग थी, इसलिए काम बनता है। स्ट्राइक नहीं करी, काम मेरे ख्याल से काम चालू है, लाट उतरने चालू है। क्या है, जब नया सीजन स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा रेट में, क्योंकि पहले जो 540 बोरे का लाट होता था, अब वो 580 बोरे का कर दिया गवर्नमेंट ने। और जो हाइट पहले 22 की हाइट में लाट लगता था, वो इनको मजदूरों को वो 2 हाइट और बढ़ाना पड़ेगा, वो 24 की हाइट में जाएगा। इन लोगों को मेहनत ज़्यादा लगेगी। इस हिसाब से रेट्स का हमारा डिस्कशन चल रहा था, इनका और मिलर्स के बीच में, हमारी यूनियन में। तो वो लगभग वो समझौता की स्थिति है। 10-20-50 रुपए का दोनों के उसमें अंतर है। उसको हम लोग आज शाम तक उसको क्लेरिफाइड करके, लेकिन काम बंद नहीं, काम हम लोगों का चालू है। वहीं मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि मजदूरों की मांग पर उपस्थित हुए हैं और उनकी मांग कॉन्ट्रैक्टर के सामने रखी गई है। लाट के मजदूर या वेयरहाउस में लाट उतारने का और स्टैक पे चढ़ाने का काम करते हैं, उनके द्वारा काम वर्तमान के लिए कुछ समय के रोका गया है। जानकारी मिली कि मजदूर जो है वो जैसे प्रतिवर्ष जो है लाट का रेट बढ़ता है, रेट बढ़ाने को लेकर उन लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। अभी जानकारी मिली है कि कुछ मजदूरों के प्रतिनिधि और मील व्यापारियों के द्वारा मीटिंग भी चल रही है। मजदूरों का कहना है कि भैया पहले एक लॉट में 540 कट्टी आती थी, उसको उतारते थे, उसका चढ़ाते थे, फिर स्टैक की हाइट बढ़ गई, स्टैक की हाइट के हिसाब से उसको ऊपर ले जा के रखते थे।
अब चूँकि प्रति गाड़ी जो है 40 कट्टी एक्स्ट्रा आने लगा है, उसको लेकर भी रेट का जो है वो निर्धारण नहीं हो पाया है। और चूँकि अब महंगाई भी बढ़ गई है, लॉकडाउन का भी समय है, हर मजदूर परिवार जो है कहीं न कहीं आर्थिक और उससे विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। तो उस हिसाब से और नियम अनुसार भी जो है हर साल रेट बढ़ते हैं, तो रेट बढ़ना चाहिए, इन लोगों की मांग है। कुछ देर के लिए भी फिलहाल उन्होंने काम बंद रखा है, अभी मीटिंग चल रही है, संभवतः उम्मीद है कि शाम तक के जो है कोई न कोई निर्णय जो है व्यापारियों द्वारा ले लिया जाएगा मजदूरों के हितों में। और हमालों ने बताया कि हर वर्ष उनकी मजदूरी बढ़ाई जाती है। इसी के तहत उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के समक्ष मांग रखी गई थी, जिसे जल्द पूरा करने मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया है। वो हमारे रेट का चल रहा है, लाट जो आता है उसका रेट का चल रहा है। लाट का जो पहले आता था जो उससे बढ़ के रेट आ रहा है, उसकी हाइट ज़्यादा जाएगी, थोड़ा वो रेट का चल रहा है। फिर भी कितना मिल रहा है अभी तो आपको? अभी अपने को तो वो उसका रेट 3500 रुपये मिलता था पिछले वर्ष तक, अभी कुछ बढ़ाने का है उसका। अभी तक बढ़ाया नहीं क्या? नहीं बढ़ाई नहीं है, अभी चल रहा है उसका। वो मिलर्स वगैरह बैठे हैं, आज बात होने वाली है उनकी, तो आने वाले हैं, उस समस्या का समाधान करेंगे आगे। तो कितना चाहते हैं आप लोग? आप लोग उसका वाजिब रेट यानी कम से कम लगभग 4500 बनेगा उसका जो है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा 18 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली गई। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन सहित तमाम अधिकारी एवं विधायक गण मौजूद हैं। जहां विधायक श्री बिसेन ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए विशेष पैकेज का सदुपयोग होना चाहिए और इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी दुकानदार सरकारी खाद्यान्न की बिक्री और खरीद ना कर पाए। यदि ऐसी जानकारी मिलती है तो इन पर कार्रवाई की जाए। वहीं राशन पर्ची भी निरस्त की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक से जुड़े जितने भी खाते होल्ड पर रखे गए हैं उसे तुरंत हटाया जाए। लालबर्रा में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए शासन के द्वारा लागू लॉकडाउन अवधि में बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन महानगरों की ओर से अपने गांव पहुंचने वाले व्यक्तियों के आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन के निर्देश पर 18 अप्रैल को बोनकट्टा खैरलांजी बॉर्डर में क्वारंटाइन किए गए क्षेत्र के 42 व्यक्तियों को बसों के माध्यम से नगर मुख्यालय ग्राम पंचायत पाढ़रवानी लालबर्रा के अंतर्गत आमाटोला स्थित शासकीय सीनियर बालिका छात्रावास में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ जो है बाहर के लोग आए हुए हैं, लालबर्रा ब्लॉक के लगभग 42 लोग आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे गांव हैं आजू बाजू के। टेंगनी खुर्द हो गया, रानी कुठार है, नकपुरा है, पांडरवानी है, बमनी है और जाम है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं आजू बाजू के, इधर से लोग आए। इन लोगों को जो है अभी कुछ जो लोग 3 दिन वहाँ रह चुके हैं बोनकट्टा बॉर्डर में, खैरलांजी बॉर्डर में, उनकी अभी शाम तक के जो है मेडिकल चेकअप के बाद छुट्टी हो जाएगी। बाकी जो 21 लोग हैं उनको माननीय एसडीएम साहब जैसा जो आदेश करेंगे उस हिसाब से फिर उनका यहाँ से तय होगा सिहोरा से। अब ये यहाँ से सिहोरा जा रहे हैं, चूँकि सिहोरा से वो टेंगनी खुर्द पास पड़ेगा, इसलिए यहाँ से उनको वहाँ ले जाया जाएगा। तो सर जैसे कि लगातार लोगों का आना अभी चालू हुआ, प्रारंभ है अभी ग्रामीण इलाकों में, तो क्या संदेश है सर कि आना जरूरी है नहीं है इसमें? देखिए वैसे तो नहीं आना चाहिए था। 18 अप्रैल को जिला अस्पताल द्वारा 2 संदिग्धों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में भर्ती करवा के उनके जांच सैंपल जबलपुर भेज दिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र ने बताया कि परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 अप्रैल को 2 संदिग्ध लोगों को भर्ती किया गया है, जिनके सैंपल जिला अस्पताल द्वारा जबलपुर भेजे गए हैं। दोनों ही लोग बीते दिनों बाहर से आए हैं और दोनों को सर्दी है, जिसे देखते हुए उनके सैंपल भेजे गए हैं। बता दें कि अब तक जिले के भीतर कुल 26 लोगों के टेस्ट करवाए गए हैं, जिनमें 24 लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं। 18 अप्रैल को भेजे गए 2 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट 19 अप्रैल की देर शाम तक आने की जानकारी दी जा रही है। शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ब्रांच लालबर्रा में बनाए गए खरीदी केंद्र में गत 15 अप्रैल से खरीदी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन क्षेत्र में गेहूं की पैदावार कम होने और प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने की वजह से अब तक एक भी किसान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर गेहूं की फसल को नहीं बेच पाया है। गेहूं खरीदी का कार्य प्रारंभ हुआ है 15 अप्रैल से। तो अभी तक खरीदी हो पाई? अभी तक किसानों को एसएमएस चला गया है, प्रतिदिन 6 किसानों का मतलब खरीदी करना है। कृषक लोगों ने गेहूं लेके आया, लेकिन वो गेहूं शासन के जो मापदंड
एफए क्वालिटी जो रखा गया है उस मापदंड के आधार पर गेहूँ नहीं पाया गया, इसलिए उन किसानों से हमने गेहूँ अभी तक खरीदी नहीं कर पाए हैं। कितने कृषक सदस्यों का पंजीयन? मेरे यहाँ निवरगांव लाम में 755 किसानों का पंजीयन हुआ है। इसके अलावा और कहाँ पे खरीदी की जाएगी? इसके अलावा हमारा उपकेंद्र जाम में है, वहाँ पर खरीदी की जाएगी। यहाँ पर मानपुर सोसाइटी में हमको मानपुर गोडाउन जो है ये गेहूं खरीदी के लिए हमको अधिकृत किया गया है और मैं 15 तारीख से हम लोग यहाँ पर गेहूं खरीदी के लिए यहाँ पर रहते हैं। शासन के निर्देशानुसार प्रतिदिन 6 किसानों को यानी मेरे गांव सेंटर को 6 लोगों को मैसेज जारी हो रहा है और ददिया सेंटर में 6 किसानों को मैसेज जारी हो रहे हैं। तो अभी तक सर गेहूं खरीदी हो पाई? जी नहीं, अभी तक गेहूं खरीदी नहीं हो पाई है। अभी तक 24 लोगों को मैसेज गया है, उनसे हमने संपर्क किए तो उनका कहना है कि कुछ लोगों को तो ये मालूम है कि बोले हमने तो रजिस्ट्रेशन करवाया लेकिन हमारे खाने के लिए गेहूं नहीं हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं गेहूं हुआ है लेकिन साफ नहीं हुआ है, इसलिए भी कोई किसान यहाँ पर संपर्क करने नहीं आए। 2 किसान आए थे जिन्होंने अपना सैंपल ला के दिए हैं, तो हमने उनको बताया कि भैया अपने साफ करवा के लेके आना है। जैसे सर शासन का जो मापदंड है एफए क्वालिटी। कोरोना महामारी के बीच फ्रंट लाइन पर खड़े हमारे वॉरियर्स जो 24 घंटे अपने परिवार को छोड़कर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके सम्मान में भरवेली निवासी मोनू पटेल ने एक शानदार गीत की प्रस्तुति दी है। चलिए सुनते हैं ये गीत। ये सॉन्ग मेरी तरफ से और मेरे पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से उन रियल हीरोज़ के लिए जो कि इस खतरनाक बीमारी के दौर में, ऐसे माहौल में, लॉकडाउन में अपने परिवार से दूर रहकर 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबकी हिफाजत में लगे हुए हैं। ये उनके सम्मान में हमारे देश की पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स, उनका स्टाफ और वो लोग जो कि गरीबों तक उनकी ज़रूरत की सामग्री पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके सम्मान में। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ पुलिस का और वो लोगों का जो कि आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, किसी गरीब की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, डॉक्टर्स का, सबका सम्मान करें। क्योंकि मैंने देखा भी है, सुना भी है फेसबुक पर, इंस्टा पर, बहुत सी जगह कि कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ज़रूरत से ज़्यादा लाठी चार्ज कर रही है, लाठी मार रही, डंडे मार रही। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा कि वो इसलिए तुम्हें लठ मार रहे हैं, लाठी मार रहे हैं क्योंकि बाद में उनको तुम्हारी लाशें ना उठाना पड़े। तो प्लीज़ इस बात को समझिए और उनका सम्मान कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा, मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है
जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 संदिग्धों को किया गया भर्ती, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। बिरसा और लांजी में पीडीएस की अनाज की कालाबाजारी पर प्रशासन की कार्रवाई। ऑनलाइन खरीदी का व्यापारियों ने जताया विरोध, संक्रमण फैलने की जताई संभावना। 20 अप्रैल से शुरू होंगे मनरेगा के काम, जॉब कार्ड नहीं होने पर भी मिलेगा काम। बालाघाट और वारासिवनी में हुई चोरी का खुलासा, आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद। वारासिवनी में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन ने की सख्ती। और गेहूं खरीदी केंद्रों में किसानों का इंतजार, लालबर्रा और बालाघाट के केंद्र पर पसरा सन्नाटा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।